एपिसोड 4 प्रपोज़ल। कृषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभय का नाम सुनने के बाद वो कैसा रिएक्ट करे। एक तो वो अभय से अपने हर्ट हुए ईगो का बदला नहीं ले पा रही थी, और अब ऊपर जो उसके दादाजी ने उसका रिश्ता अभय के साथ ही तय कर दिया था, जिससे अब उसका ईगो और भी ज़्यादा हर्ट हो चुका था। वो अपने दादू से बोली, दादाजी, आपको समझ भी आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं? वो एक 2 कौड़ी का नौकर है। क्या सोचकर आपने मेरा रिश्ता उससे तय कर दिया? उसकी तो औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की, शादी तो दूर की बात है। कृषि ने अपने दादा से गुस्से भरे स्वर में कहा। उसके दादू राजेंद्र जी उसे समझाते हुए बोले, कृषि बेटा, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहुत सोच समझ कर तुम्हारा रिश्ता अभय से तय किया है। बच्चे, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा, ट्रस्ट मी। राजेंद्र जी अब भी उसे समझाने की कोशिश कर ही रहे थे, मगर कृषिका अपनी ज़िद पर ही अड़ी हुई थी। वो मना करते हुए अपने दादू से बोली, नहीं दादू, वो मुझे कभी खुश नहीं रख सकता। आप भी जानते हैं कि लाइफ में खुश रहने के लिए पैसा, नाम और रुतबा कितना ज़रूरी होता है, और उस 2 कौड़ी के नौकर के पास तो इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। फिर आप ही मुझे बताओ कि वो मुझे खुश कैसे रखेगा? कृषिका के ये कड़वे स्वर सुनकर राजेंद्र जी को काफ़ी हर्ट हुआ। वैसे कहीं ना कहीं कृषिका की बातें बिल्कुल सही थी, लेकिन आधी, क्योंकि लाइफ में पैसे के अलावा भी बहुत कुछ मायने रखता है। किसी के जज्बात को समझना, जो कि कृषि नहीं जानती थी। कृषि के लिए तो पैसा और रुतबा ही सब कुछ था, लेकिन वो इन सब चीज़ों को पाने के लिए की गई मेहनत को नहीं समझती थी। इसी कारण राजेंद्र जी ने ये तय किया था कि वो अपनी पोती की शादी अभय से करेंगे। उन्होंने ये फैसला इसीलिए लिया ताकि बड़े और छोटों सभी को इज़्ज़त मिले, जो कि कृषिका नहीं देती थी। कृषिका तो अपने महल के नौकरों तक के साथ में तहज़ीब से बात नहीं करती थी, क्योंकि उसकी नज़रों में गरीब और छोटे लोगों की कोई हैसियत ही नहीं थी। जब कृषि अपने दादाजी से ज़्यादा बहस नहीं कर पाई तो वो वहाँ से जाने लगी। तभी राजेंद्र जी ने एक और बम कृषि के सर पर गिरा दिया और वे बोले, अभय और उसकी माँ आज शाम को तुमसे मिलने के लिए महल आ रहे हैं, इसलिए उनके सामने तुम तहज़ीब से पेश आना। राजेंद्र जी की बात सुनने के बाद कृषिका वहाँ से चली गई, क्योंकि उसने उन्हें पलट के कोई जवाब नहीं दिया, ना तो हाँ का और ना ही ना का। कृषिका के कमरे में, कृषि प्लीज़ रोना बंद करो, मम्मी नानू से बात कर रही हैं, तुम देख लेना, नानू ज़रूर मान जाएंगे उनकी बात, और अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हें खुद इस शादी से भागने में मदद करूँगा, ठीक है? उदय, जो पिछले 1 घंटे से कृषि को समझाने की कोशिश कर रहा था, वो लेकिन कृषि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो उदय की बात सुनने को या समझने को तैयार ही नहीं थी। वो सिसकते हुए बोली, भैया, दादू किसी की नहीं सुनेंगे, यहाँ तक कि वो बुआ की भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको तो पता है ना, वो जब एक बार जो फैसला ले लेते हैं उसके बाद तो किसी की नहीं सुनते हैं। वो किसी की बात नहीं मानेंगे, आप देख लेना। कृषिका रोते हुए उदय से बोली और उसके गले से लग गई। उदय ने उसकी पीठ को सहलाया, हाथ फेरना शुरू किया, और क्योंकि वह उससे अधिक और कुछ उसके लिए कर भी नहीं सकता था, क्योंकि उदय भी अच्छी तरह से ये बात जानता था कि उसके नानू राजेंद्र सिंह चौहान एक बार जो निर्णय ले लेते हैं फिर वो पीछे नहीं हटते। वहीं इस समय राजेंद्र सिंह चौहान के स्टडी रूम में एक बहुत ही अहम बातचीत चल रही थी। वहाँ उनकी बड़ी बेटी तारा सिंह और उनके बेटी के पति यानी कि जय सिंह मौजूद थे, जो अपने पिता को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वे कृषि की शादी एक ऐसे मामूली से व्यक्ति के साथ ना करें। बाबा साहब,
प्लीज़ आप कृषि के साथ ऐसा मत कीजिए, वो आपकी जान है। फिर आप उसके साथ ऐसा ऐसा इनजस्टिस कैसे कर सकते हैं? तारा ने राजेंद्र जी से कहा और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी। लेकिन अब बेचारी कृषिका को अभय के साथ शायद रहना ही होगा। बेचारी कृषिका क्यों, कहो बेचारा अभय, जो अब कृषि सिंह चौहान के नखरों को उठाने का ठेका लेने जो वाला था। तभी राजेंद्र जी ने कहा अपनी बेटी से, एक बार जब मैंने फ़ैसला ले लिया है तो ले लिया है। अगर तय किया है उसकी शादी अभय से होके रहेगी तो यानी कि होके रहेगी। मैंने बहुत सोच समझ कर मेरी बच्ची की शादी अभय के साथ तय करी है। अब मैं अपना फ़ैसला बदलने वाला नहीं हूँ। जब राजेंद्र जी ने ऊंची आवाज़ में सबसे ये बात कही तो वो दोनों चुप हो गए और अब कमरे में सन्नाटा छा गया। उसके बाद ना तो जय सिंह और ना ही तारा, उन दोनों में से ही किसी के अंदर हिम्मत नहीं बची थी अपने पापा से बहस करने की। वो दोनों इसीलिए वहाँ से चुपचाप चले गए। शाम का वक्त, शाम को पूरे महल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभय की माँ कृषि को आज मिलने नहीं, सीधा उससे शादी के लिए आ रहे हैं। तारा सिंह भी सारी तैयारियों में व्यस्त थी। जल्द ही अभय और अभय की माँ गीतांजलि देवी महल पहुँचे तो राजेंद्र सिंह जी ने, तारा और जय सिंह जी ने मिलकर उन दोनों का स्वागत करा। खम्मा घड़ी राजा सा, गीतांजलि देवी ने राजेंद्र जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने तारा सिंह और जय सिंह को भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वैसे तो तारा को गीतांजलि और अभय बिल्कुल खास पसंद नहीं आए थे, लेकिन वो अपने बाबा साहब के सामने उनको बेइज्जत भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने उन्हें ज़बरदस्ती की मुस्कान दी और अंदर आने को कहा। अभय सिंह ने भी राजेंद्र सिंह जी और तारा सिंह जी और जय सिंह के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर वो सभी लोग चौहान महल के अंदर दाखिल हुए। वहाँ जाकर वो हॉल में बैठ गए तो राजेंद्र सिंह की पत्नी कात्यायनी देवी ने खास तौर पर मेहमानों के लिए बनवाया था, वो भी आज से करीब 32 साल पहले। सभी लोग बैठ गए और आपस में बातचीत करने लगे। कृषि को तुरंत वहाँ बुलाया गया। अभय जैसे ही उसे देखता वो अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पाता, क्योंकि आज कृषि का लग ही इतनी सुंदर रही थी, वो भी एथनिक वेयर में। लेकिन फिर भी अभय ने अपने जज्बातों को काबू में रखकर अपनी नज़रें वहाँ उससे फेर ली। उसे देखते ही, कृषिका को देखते ही गीतांजलि देवी अपनी जगह से उठी और उसे अपने गले से लगा लिया। गीतांजलि देवी को ऐसा करते देख तारा, अभय की बुआ को कृषिका की बुआ को बहुत गुस्सा आया। वो कृषि की हालत को अच्छे से समझ सकती थी कि इस समय उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी। कहीं ना कहीं बेचारी कृषिका, जो 2 कौड़ी के लोगों को अपने आसपास भी फटकने नहीं देती थी, आज उसे ये सब सहना पड़ रहा था अपने दादू के लिए। कितनी प्यारी बच्ची है, गीतांजलि ने कृषि की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा। तभी राजेंद्र जी ने कृषि को प्यार से इशारा किया, कृषि बेटा नमस्ते करो उन्हें। तो उसे ठीक वैसा ही करना पड़ा जैसे उसके दादू उसे करने को कह रहे थे। अपने दादाजी का आदेश सुनकर कृषि को यकीन नहीं हुआ कि उसके दादाजी ने इतनी जल्दी उसे पराया कर दिया और परायों जैसा व्यवहार करना भी शुरू कर दिया उसके साथ। सुबह से अभी तक दादा पोती के बीच कोई बात हो ही नहीं पाई थी। कृषि अभी भी इस उम्मीद में थी कि शायद उसके दादाजी अपना फैसला बदल ले, इसलिए उसने बिना बहस किए उनके ऑर्डर को फॉलो किया। कृषिका ने गीतांजलि के पैर तो छुए, लेकिन
उसका व्यवहार अभय और उसकी माँ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, कड़वाहट से भरा हुआ था। उसकी इस कड़वाहट भरे व्यवहार को सभी वहाँ मौजूद सभी लोगों ने नोटिस कर लिया था। कृषिका के हाव भाव से साफ दिख रहा था कि वो कितनी घमंडी और बदतमीज़ लड़की है। मगर भगवान ही जाने कि वो अभय और गीतांजलि के साथ क्या करेगी शादी के बाद, जिसे बड़ों से बात करने का सलीका तक नहीं आता और जिसे यह भी नहीं पता कि मेहमानों और बड़ों के सामने कैसे पेश आते हैं। भला वो अभय और गीतांजलि के साथ कैसे एडजस्ट कर पाएगी। अगर तुम दोनों आपस में बातचीत करना चाहते हो तो और एक दूसरे को जानना चाहते हो तो हम आप दोनों को अनुमति देते हैं, राजेंद्र जी ने कड़क स्वर में अभय और कृषिका से कहा। कृषिका ये बात सुनकर चौंक गई और मन ही मन खुश भी हुई, क्योंकि वो इसी मौके का तो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। कृषिका बिना देरी किए झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई। तो सब समझ गए कि कृषिका को ज़रूर अभय से कुछ बात करनी है। कुछ संदेह है जिस पे वह साफ अभय से बातचीत करना चाहती है, लेकिन अभय अपनी जगह से हिला भी नहीं, जिससे कृषिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने ही वाला था। लेकिन उसके उस गुस्से से भरे लाल चेहरे को गीतांजलि देवी समझ चुकी थी। गीतांजलि देवी ने समझ लिया था कि कृषिका कभी भी अपना आपा खो सकती है, इसलिए उन्होंने अभय को आंखों से इशारा किया कि वो कृषिका के साथ चला जाए उसकी बात सुनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।